Hello, good morning to all. As yesterday we discussed some terms or definition, and today we are going to start second chapter. In the first chapter we have learned introduction and definition, but in the second chapter we are going to learn about incidence of taxes. टैक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, टैक्सेस कैसे डिसाइड करते हैं, कौन भरेगा, कब भरेगा, कैसे भरेगा, ये सब चीज़ एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं. ओके, तो विल स्टार्ट. ओके, दिस इज आवर सेकंड चैप्टर. ओके, नेम ऑफ द चैप्टर चार्ज ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स के चार्ज के बारे में, इनकम टैक्स किस पे लगता है. तो पहला पॉइंट स्टार्ट कर दें. टैक्स इंसिडेंस ऑन एसएससी does not depend upon citizenship. मतलब क्या, टैक्स का और सिटीजनशिप का कुछ लेना देना नहीं है. ये ज़रूरी नहीं है हम लोग इंडियन सिटीजन है तो हमको टैक्स भरना ही है, समझ में. उसी तरह अगर कोई फॉरेनर है तो वो टैक्स नहीं भरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. सिटीजनशिप से टैक्स का कुछ भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है. क्या लिखा है देखो आगे. थस फॉरेनर्स में हैव टू pay income tax in India, whereas an Indian may not be required to pay any income tax in India. तो ऐसा हो सकता है कि फॉरेनर को इंडिया में टैक्स भरना पड़े और कुछ इंडियंस को टैक्स नहीं भरना पड़े. हो सकता है क्या, अभी आप बताओ, आप लोग के पेरेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप खुद सोच के देखना, सारे के सारे पेरेंट्स तो नहीं करते रहेंगे. तो मतलब इंडियन होने के बावजूद नहीं पे कर रहे, लेकिन कुछ फॉरेनर्स मतलब इंडियन नहीं होने के बावजूद भी टैक्सेस पे कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट क्या है, टैक्स पेमेंट का और सिटीजनशिप का कुछ लेना देना नहीं है. तो किसका लेना देना है, आगे देखते हैं. द इंसिडेंस डिपेंड्स अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी. सो द डिटर्मिनेशन ऑफ residential status of a person is highly significant in order to find out his tax liability. तो क्या बोला है, तो टैक्स कौन भरेगा नहीं भरेगा डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस. एसएससी, एसएससी हम लोग निकल देगा था. जो भी पर्सन टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देगा उसको एसएससी बोलेंगे. तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है. अब बोलोगे आप, सर ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है. वेरी सिंपल, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब कुछ कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वो रेसिडेंट बन जाता है. तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स में पर्सन को डिवाइड किया है. ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एसएससी कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर. तो एक एसएससी को रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से अलग किया जाता है. जैसे कि पर्सन, एसएससी, पर्सन मतलब एसएससी. दो टाइप के लोग हैं, दो टाइप के पर्सन. एक रेसिडेंट है, दूसरा नॉन रेसिडेंट है. नॉन रेसिडेंट के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक बार वो एनआरआई या नॉन रेसिडेंट इंडियन बन गया तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, उससे टैक्स भी लेना नहीं है. लेकिन रेसिडेंट है तो चेक करना पड़ेगा फर्दर, क्या वो रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है. तो बोलेगा सर आप ये रेसिडेंट, ऑर्डिनर रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनर रेसिडेंट क्या बोल रहे हो, सब समझा दूंगा. अभी याद रखना, पर्सन दो टाइप के होते हैं. एक होता है रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट के अंदर दो पार्ट है, एक होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनर रेसिडेंट, दूसरा होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ओके, तो ये हो गया दो टाइप के लोग. ओके, आगे बढ़ते. कंडीशंस रिगार्डिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. तो कंडीशंस देख लेते,
क्या लिखा है, कंडीशंस रिगार्डिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। तो जो कंडीशन है रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए इंडिविजुअल का, वैसे तो HUF कंपनी सबके लिए अपने अपने अलग अलग रूल है, बट फॉर TY BCom एग्जाम्स इंडिविजुअल्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो क्या क्या कंडीशन से पहले देखेंगे। पहले बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। सेक्शन याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट बेसिक कंडीशंस याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखो क्या दिया, अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 an individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfies at least one of the following conditions। तो क्या बोला, अगर एक बंदे को, इंडिविजुअल को, बंदा हो या बंदी, अगर एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट बनना है कोई भी प्रीवियस ईयर में, तो उसको एक कंडीशन एटलीस्ट सेटिस्फाई करना है। उनमें पहला कंडीशन, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया, इंडिविजुअल को किधर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल में एक रेसिडेंट को कितना दिन, 182 डेज इंडिया में स्टे करना चाहिए। अगर वो इंडिया में स्टे करता है तो वो रेसिडेंट है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे तो और दिया है, और मतलब ऑप्शन, वो नहीं हुआ तो ये चेक करो। तो सेकंड पॉइंट है, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर। तो क्या बोला, पिछले साल में एक इंडिविजुअल को 60 दिन इंडिया में होना चाहिए। एंड he is in India for at least 365 days during 4 years immediately preceding the previous years। तो क्या बोला है कि अगर इसमें दो बातें आ गए, पहले तो पिछले साल में 60 डेज रहना ही है उसको, एंड बोला एंड मतलब कंपलसरी, सेकंड पॉइंट भी फुलफिल होना चाहिए। क्या लिखा, इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में होना चाहिए ड्यूरिंग द 4 years, 4 साल। कौन से 4 साल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में से। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, देख लेना। प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। से अभी हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 19-20, है क्या नहीं। तो ये प्रीवियस ईयर का पिछला 4 साल इमीडिएटली, 19-20 से तो इधर पे आ जाएगा 18-19, 17-18, 16-17, 15-16। तो ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर है। 4 years immediately preceding प्रीवियस ईयर। बस ठीक इसके पिछले 4 साल है कि नहीं, तो वही वो लोग ने उधर पे बोला है। समझ में आ गया, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। तो पॉइंट में आते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर का पिछले 4 साल में उसको टोटल 365 डेज कम से कम होना चाहिए। अगर ये 365 डेज अगर वो रहता है तो समझ जाना कंडीशन सेटिस्फाई। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो भी वो रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस ये है, एक्सेप्शंस क्या है करके पूछेगा आप लोग, तो देखो क्या है, होता है ना हर एक में एक्सेप्शन, वही है। एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई पर्सन या इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर जा रहा है, पहला पॉइंट क्या है, इंडिया छोड़ के कोई पर्सन इंडिया के बाहर जा रहा है काम के सिलसिले में, खुद से जा रहा है या कोई कंपनी के भेजने पे जा रहा है, खुद का उधर पे बिजनेस सेटअप करेगा या फिर ऑलरेडी सेटअप बिजनेस में जाके काम करेगा, जैसा भी है सब कवर्ड है, काम के लिए जा रहा है इंडिया के बाहर, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा।
आप बोले सर एक्सेप्शन क्या है, समझा दूंगा, पहला पूरा तीनों पॉइंट सुन लेना। और एक, एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। तो आपको तो मालूम है कुछ लोग शिप में नेवी में काम करते हैं, तो वो लोग एज ए मेंबर ऑफ क्रू, आप देख सकते हो, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप बोला है। तो जो लोग जहाज में काम करते हैं, इंडिया छोड़ते हैं, 6 महीना पानी में 6 महीना ज़मीन में रहते हैं, उनको भी एक्सेप्शन में लिया है। और लास्ट वाला, एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who is outside India and who comes on a visit to India during the previous year। और कोई ऐसे हमारे भाई बंधु है जो इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर ही पले बड़े हैं, इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडिया के है लेकिन इंडिया में नहीं रहते हैं, बचपन से ही वो क्या है, इंडिया के बाहर है और इंडिया में क्या कर रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो इन टाइप की, ये 3 टाइप के लोग कौन से, सबसे पहला जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, काम धंधे के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, या फिर इंडियन शिप के जो क्रू मेंबर है वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, या कोई अपना इंडियन ओरिजिन बंदा इंडिया का है बट वो बचपन से ही बाहर ही पला बड़ा हुआ है, तो वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं। तो ये तीनों के लिए एक ही कंडीशन है। हमारा जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन था वही है, फॉर ऑल दी अबव एक्सेप्शनल केसेस कंडीशन नंबर 1 इज नीड टू बी चेक्ड। कंडीशन नंबर 1 मतलब कौन सा कंडीशन, ये वाला देखो मैंने लिखा भी आगे, क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन दी प्रीवियस ईयर। तो ये कंडीशन उसको फुलफिल करना होगा। समझ में आया इतना बात, श्योर, पक्का, आगे बढ़ो, चलो आगे। द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स में बी नोटेड हियर, 4 पॉइंट को नोट करना है। पहला, स्टे इन इंडिया नीड नॉट बी कंटिन्यूस, मतलब इंडिया में अगर स्टे करना है तो कंटिन्यूस स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ डेज टोटल 182 होना चाहिए, उसके लिए कंटिन्यूस 182 डेज स्टे करना ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे, in the case of an individual who is now here, now abroad, his total stay in India will be counted by adding together the number of days which he has spent in India as per the passport of individual। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा इंडिया से बाहर आते जाते रहते हैं, तो वैसे लोग के लिए क्या बोला है कि जो लोग कभी अभी इधर है, तो देखो अभी अचानक में फॉरेन कंट्री में, मतलब इंडिया के बाहर चले गए, फिर कल सुबह देखो फिर आ गए, तो ऐसे लोगों का काउंट कैसे करेंगे कि वो इंडिया में है। तो जितने दिन के लिए पासपोर्ट उनका इंडिया में था, पासपोर्ट ऑफिस में रिकॉर्ड में, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उनका कैलकुलेशन भी कर लेंगे। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। और लिखा है द स्टे नीड नॉट बी एट द सेम प्लेस, मतलब इंडिया में आया कोई या इंडिया में रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंटिन्यूस 182 डेज रहे या एक ही जगह में रहे, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और इंडिया में देखो क्या दिया, द पर्पस ऑफ स्टे इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंडिया में स्टे क्यों कर रहे हैं इसका कोई वास्ता ही नहीं है। अभी आपको पूछूं मैं कि आप क्यों इंडिया में रहते हो, तो आप बोलोगे इंडिया तो हमारा घर है, इंडिया ही हमारा सब कुछ है। तो ये नॉनसेंस सवाल है कि पूछना कि क्यों इंडिया में आप आए थे या क्यों आप इंडिया में रहते हो। पर्पस ऑफ स्टे इन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इंडिया में स्टे करने का पर्पस इम्पॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ पॉइंट, अ पर्सन डीम टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन डीम टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब इंडियन ओरिजिन मैंने अभी बोला, जो भी भाई बंधु बचपन से इंडिया के बाहर है उनको हम लोग इंडियन ओरिजिन बोलेंगे, है इंडिया की बट बचपन से ही बाहर है, कभी इंडिया आए ही नहीं। वैसे लोग को ये बचपन से ही बाहर होने का कारण क्या, मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट, मदर और फादर, फादर या मदर
or any of his grandparent, grandfather or mother was born in undivided India, that is इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मतलब बोला है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इंडिया डिवाइड होने के पहले दादा परदादा या फिर उनका कोई पूर्वज वो आउट ऑफ इंडिया ही रह गए, तो उधर से कोई फिर इंडिया आ रहा है तो उसको भी इंडियन ओरिजिन माना जा सकता है। समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द 4 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, once the individual has satisfied the basic condition and become resident, then we have to check the additional condition for resident or ordinary resident। एक बार कोई बंदा रेसिडेंट बन गया, आपको बता दूं, देखो इधर पे रेसिडेंट बन गया तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है ये चेक करना है। समझ में आ गया? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है ये चेक करना एक बार अगर वो रेसिडेंट बन जाए। नॉन रेसिडेंट बनता है तो कुछ भी नहीं है चेक करने के लिए। समझ में आ गया? तो इस तरह पॉइंट्स होप आपको समझ में आ गए। तो एक बार रेसिडेंट बन गया तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं चेक करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो आगे का पॉइंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज है। तो पहला पढ़ा सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, अभी सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए। जो रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट करके बताएगा। तो देखो क्या दिया, रेसिडेंट इंडिविजुअल, नाम देखना, रेसिडेंट इंडिविजुअल बोला है, is treated as resident and ordinary resident in India if he satisfies the following 2 additional conditions। तो क्या बोला, अगर वो रेसिडेंट है तो उसको फर्दर और 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने हैं, और दोनों भी कंडीशन फुलफिल करने, एक नहीं दोनों भी कंडीशन क्या करना पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या कंडीशन है वो देख लेंगे। लिखा है, द इंडिविजुअल हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year in which he is a resident। तो क्या बोला, एक इंडिविजुअल को क्या है, रेसिडेंट बनना है इंडिया में 10 साल में से 2 साल। कौन से 10 साल? प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल, प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर। अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर हमारा, प्रीवियस ईयर हमारा क्या था 1920। अभी 10 साल बोला है ना, तो मैं ये 4 को हटा देता हूँ। 10 साल कब तक आएगा हम लोग वो चेक कर लेंगे। चंद में आ रहे, तो ये 4 साल हो गया। उसके बाद 14 15 एक्सक्यूज 14 15 13 14 12 13, कितने साल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 10 11 और 2009 10, ये 10 साल प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कौन सा भी 2 साल, यानी 2 इयर्स उसको रेसिडेंट बनना है। बन गया तो कौन सा भी, ये 10 साल में कौन सा भी 2 साल अगर रेसिडेंट बन जाता है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। आगे, the individual has been in India for at least 730 days during the 7 previous year preceding the previous year। तो क्या बोला, सेम, ये 10 साल था ना, 7 साल बोला अभी,
तो ये ले लो 7 साल, तो ये 3 साल छोड़ दो, ये ऊपर के 7 साल में ये जो है 7 ईयर्स में उसको कितना दिन होना चाहिए, 730 डेज कम से कम इंडिया में होने चाहिए। अगर वो रह जाएगा ऐसा तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब, एक सेकंड दे देना, एक सेकंड। तो मैं 2 बातें लिख लेता हूँ, 10 years 7 years, 2 out of 10 years और 730 days in 7 preceding previous year। तो क्या बोला है, पहला कंडीशन था 10 में से 2 साल पिछले साल का पिछला 10 साल में। सेकंड कंडीशन 730 दिन 7 साल में, कौन से 7 साल, पिछले साल का पिछला 7 साल में। तो 7 ईयर्स 10 ईयर्स समझ गया रहेगा, ये 7 ईयर्स है और ये 10 ईयर्स है। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो उसको हम लोग मान लेंगे क्या है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है करके। अगर नहीं कर पाए तो सिर्फ रेसिडेंट रहेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ठीक है, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 of the act of non-resident means person who is not a resident। सिंपल भाषा में लिखा, जो पर्सन रेसिडेंट नहीं है उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, है क्या नहीं। Thus, an individual who does not satisfy test laid down in section 6 subsection 1 above is called non-resident। मतलब अगर कोई बंदा बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट। मुझे कैसे पता चला बेसिक कंडीशन, क्योंकि सेक्शन क्या लिखा है, 6 सबसेक्शन 1, जो भी किसके लिए है, बेसिक कंडीशन के लिए। तो ये कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या नहीं मानेंगे, रेसिडेंट नहीं मानेंगे। तो बेसिक कंडीशन फुलफिल हुआ तो रेसिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बन गया तो आगे फर्दर 2 कंडीशन एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, जो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए। अभी देखते हैं आगे, सेम चीज़ जो मैंने अभी तक डिस्कस किया शॉर्ट में दिया है, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट। If an individual satisfy at least one basic condition and both additional conditions, he will be resident and ordinary resident। तो क्या बोला, अगर कोई इंडिविजुअल एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट बन जाता है, और दोनों भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है। तो आप देख सकते हैं रेसिडेंट भी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। मतलब एक बेसिक कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने से क्या बन जाएगा, वो क्या बनेगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एटलीस्ट one basic condition but none or just one additional condition, he will be resident but not ordinary resident। तो क्या बोला, अगर कोई बंदा बेसिक कंडीशन, एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिया और दूसरा जो एडिशनल कंडीशन है वो दोनों भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, या उसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, तो उसको रेसिडेंट तो मानेंगे बट ऑर्डिनरी नहीं मानेंगे। ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए उसको दोनों भी एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, रेसिडेंट बनना पहला इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये ऑर्डिनरी है या नहीं है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, he will be
और नॉन रेसिडेंट। अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट मानते हैं। पहले भी हम लोग ने देखा था। आगे, वेयर द स्टे इज फॉर पार्ट ऑफ द डे, physical presence should be calculated on hourly basis. Stay of 24 hours will be counted as a stay for a day. Where such hour-wise information is not available, both the day entry and exit will be counted as full day. कुछ लोग इंडिया में आते हैं, आधे दिन रहते हैं, फिर निकल जाते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह कुछ करते हैं। अगर हमारे पास उनके नंबर ऑफ आवर स्टे करने के रिकॉर्ड्स है तो हम लोग 24 घंटे को एक दिन मानेंगे। समझा मैंने क्या बोला? अगर उन लोग का नंबर ऑफ आवर्स स्टे का डिटेल हमारे पास है तो 24 आवर्स को हम लोग एक दिन मानेंगे। अदरवाइज जो दिन आ रहा है और दूसरा दिन जो जा रहा है दोनों दिन इंडिया में ही स्टे कर रहे हैं किए हैं करके मानेंगे। मतलब दोनों दिन इंडिया में ही था, जिस दिन आया और जिस दिन गया दोनों को भी फुल डे में काउंट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स का डिटेल्स अगर नहीं है तो। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर February count 29 days in a leap year, example 2008 12 16 20। अभी बात करेंगे फेब की। फेब में याद दिला दूं, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, ठीक है, बाकी साल में से एक दिन ज़्यादा। तो कौन से साल लीप ईयर है कैसे याद रखना है? 2008 12 16 20 जो 4 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली वो सारे। तो आप लोग को मालूम है कि आप लोग का भी 2019-20 प्रीवियस ईयर है, तो 2020 में फेब आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार रिपीट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? टैक्स किसके ऊपर लगेगा? कोई भी पर्सन के ऊपर लग सकता है। जो पर्सन के ऊपर टैक्स लगने वाला है ज़रूरी नहीं है कि उसका सिटीजनशिप इंडियन होना चाहिए। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस का कुछ लेना देना नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है? सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस का कुछ भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेनर इंडिया में टैक्स भर सकता है, इंडियन इंडिया में टैक्स नहीं भी भर सकता है, सब डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस पे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए मैंने बताया था, पर्सन रेसिडेंट भी बन सकता है, नॉन रेसिडेंट भी बन सकता है। अगर रेसिडेंट बन गया तो फर्दर हमको चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। समझ में? नॉन रेसिडेंट बन गया तो कोई सवाल ही नहीं उठता, उसके बाद हमको उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ में? तो रेसिडेंट बन गया तो हमको दो फर्दर कंडीशंस देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहला रेसिडेंट बनने के लिए बेसिक कंडीशन क्या याद रखना है? तो बेसिक कंडीशन पहला देख ले। अभी हम लोग ने देखा था वही है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, खाली एक बार रिवाइज करा रहा हूँ जो अभी आज हम लोग ने देखा है। ओके, चलो देखते हैं। तो क्या बोला है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1? क्या बोलता है? इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। मतलब एक इंडिविजुअल को इंडिया में स्टे करना है कितना दिन? कम से कम एक साल में 182 डेज या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में। हम लोग का पिछला साल 19-20 है, हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है? 19-20। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेकंड कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज। आप बोलेगा सर 182 की तरह 60 की तरह, रुक जाओ, पहला पूरा पढ़ लेना। 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में 60 डेज रहना है। एंड बोला है, मतलब वो तो रहना ही है और ये भी, ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 days ड्यूरिंग द 4 years immediately preceding the previous year।
पिछले साल का पिछला 4 साल में उसको कम से कम 365 दिन इंडिया में होना चाहिए। 60 दिन भी रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर का पिछला 4 साल में 365 दिन भी इंडिया में रहना चाहिए, तभी जाके उसको हम लोग क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। अगर ऊपर का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो। एक्सेप्शन में मैंने क्या बताया, कोई इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या दूसरा कोई मेंबर है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, या कोई इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया डिवाइड होने के पहले जो बंदे थे वो लोग इंडिया के बाहर ही सेटल हो गए हमेशा के लिए, और वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं, सिर्फ याद रखना विजिट कर रहे हैं। तो ये तीनों टाइप के लोग कौन कौन सा है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, दूसरा इंडियन शिप में क्रू मेंबर बन के जा रहे हैं, या इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। तीनों के लिए एक ही कंडीशन है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे करना चाहिए। एक्सेप्शनल केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। ओके, तो उसके बाद मैंने 4 पॉइंट बताए थे। स्टे कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, मतलब लगातार 182 डेज का स्टे करना ज़रूरी नहीं है इंडिया में। एक ही जगह में रहना भी ज़रूरी नहीं है। इंडिया में क्यों आया है, क्यों रहता है, वो भी ज़रूरी नहीं है। पर्पस ऑफ स्टे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, इंडियन ओरिजिन है, अगर कोई इंडियन ओरिजिन है वो भी हमको देखना है, विजिट कर रहे तो समझ में आए। आगे बढ़ते, अगर एक बार ये ऊपर दिए हुए कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो वो रेसिडेंट जैसे बन जाता है। एक बार अगर वो रेसिडेंट बन गया तो हमको उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्या नहीं चेक करना है। समझ में आ रहा है, एक बार रेसिडेंट बन गया तो हमको क्या चेक करना है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्या नहीं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोले तो कुछ नहीं है, मतलब वो हमेशा इधर ही पड़ा रहता है, समझ में। नॉट ऑर्डिनरी मतलब इधर ज़्यादा रहता नहीं है, तो रेसिडेंट बनने लायक ही रहता है, और ज़्यादातर बाहर भी रहता है, वो इधर भी रहता है, मतलब 2 जगह रहता है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब ज़्यादातर इधर ही पड़ा रहता है इंडिया में, नहीं तो थोड़ा दिन इधर थोड़ा दिन किधर, और ऐसा मतलब बनता है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो देख लो क्या होता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए उसकी 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। जैसे कि इंडिविजुअल रेसिडेंट को प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर, आपको याद दिला दूँ, ये जो 10 साल है इसमें से 2 इयर्स, कितने साल, 2 आउट ऑफ 10 इयर्स क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। पढ़ के देख लेना। एन इंडिविजुअल हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 years, 10 previous years preceding the previous year in which he is resident। तो उसको रेसिडेंट उसमें कितने में से, पिछले 10 साल में से 2 साल एक रेसिडेंट उसको बनना ही है। फिर ये हम लोग ने ड्रॉ किया था 7 years के लिए, 7 साल में कितने दिन, 730 days इंडिया में स्टे करना है। क्या लिखा है देखो, एन इंडिविजुअल हैज़ बीन इन इंडिया फॉर at least 730 days during the 7 previous years preceding the previous year। प्रीवियस ईयर का पिछला 7 साल में 730 दिन इंडिया में स्टे करना है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही वो क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। उसके बाद नॉन रेसिडेंट, जो रेसिडेंट नहीं है उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, जो रेसिडेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट। बात खत्म। आगे हम लोग ने देखा था, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट भी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। लेकिन अगर सिर्फ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया, एडिशनल कंडीशन में एक किया एक नहीं किया, या दोनों नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगा,
नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो बन गया बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। अगर कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, समझे ना। बेसिक कंडीशन ही अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसको नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाएगा। और अगर हमारे पास कोई इंडिविजुअल का अर्ली स्टे का इंफॉर्मेशन है, मतलब जो इंडिया में बार बार आता जाता है, कितने घंटे इंडिया में रहता है जाता है, अगर घंटे का हिसाब है तो 24 घंटे को एक दिन मानेंगे। अगर नहीं है तो जिस दिन आ रहा है और जिस दिन जा रहा है दोनों दिन को भी हम लोग फुल डे इंडिया में है करके काउंट कर लेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, फेब महीने में 29 डेज आता है कभी कभी लीप ईयर में, 2008, 12, 16, 20, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये लीप ईयर का भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ज़्यादा है क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर में लीप ईयर आ रहा है। ओके, तो ये था सिर्फ थ्योरी पार्ट, इसके प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलो भाई, स्टे सेफ, स्टे एट होम।